Good evening to all. So, this is the chapter life process. So, today's topic are respiration in plants. So, we have studied about the equation of respiration in previous section. और अभी हम अगर कंपेयर करें कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन क्या है, तो वो दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है. कार्बन कंपाउंड्स और ऑक्सीजन, ये सब कार्बन कंपाउंड्स और ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और रिएक्टेंट्स यूज़ होता है रेस्पिरेशन में. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद वो सिंथेसाइज होता है, फिर उसमें से कार्बन कंपाउंड्स निकलते हैं. पर रेस्पिरेशन में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ताकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो पाए, और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने के बाद हम लोग को एनर्जी मिलती है, जिससे हम लोग डेली के लाइफ प्रोसेस जो भी वर्क है उसको हम लोग कर पाते हैं. तो हम लोग ये जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है अकर इन अ सेल ऑफ लिविंग बॉडी. कोई भी लिविंग बॉडी में रेस्पिरेशन होता है. पर यहाँ पे क्वेश्चन है, डज फोटोसिंथेसिस ऑल्सो अकर इन ऑल द सेल ऑफ प्लांट. क्या फोटोसिंथेसिस सारे सेल ऑफ प्लांट्स में होते हैं? तो रिसर्चर्स जो 19वीं सेंचुरी के थे, वो लोग ये ऑब्ज़र्व कर चुके थे कि फोटोसिंथेसिस हमारा जो होता है अकर्स ओनली इन सेल दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट. मतलब ऐसे सेल जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उन्हीं में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है. जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, पर जो हमारे पास बहुत सारे ये शो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ग्रीन के अलावे कलरफुल प्लांट्स होते हैं, वो सब हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि वो ग्रीन नहीं होते हैं, उनमें जो पिगमेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज़ क्लोरोफिल, नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, फूड प्रिपेयर कर नहीं करते हैं. इट्स मीन वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उनमें वर्क नहीं करता है. आफ्टर इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद इतनी एडवांसमेंट आ गई, टेक्निक्स इतने सारे मिल गए 20वीं सेंचुरी में, जिससे पता चल पाया कि क्लोरोप्लास्ट भी हमारा प्लांट के अंदर में, प्लांट में लीव्स जो होते हैं, लीव्स में हमारा क्लोरोप्लास्ट भी होता है. ठीक है. फिर ये जो स्टडीज़ हुई, उसकी वजह से साइंटिस्ट और भी स्टेनिंग टेक्निक और यूज़ करते हुए वो ऑब्ज़र्व किए कि ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. मतलब जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, H2O से. मतलब इट्स मीन वाटर से, H2O से हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है. H2O मतलब H2O जब ब्रेक डाउन हो रहा है, उसमें से ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है. और ये कब हो रहा है, किन के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में. इट्स मीन लाइट नहीं रहता तो H2O से हम लोग ऑक्सीजन O2 को नहीं निकाल पाते. Half the number of the water molecules is used in a photosynthesis is expelled as the product. Okay. तो यहाँ पे हाफ द नंबर, जितने भी नंबर हैं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं फोटोसिंथेसिस में, वो हमारा क्या, एक्सपेल्ड एज प्रोडक्ट बन जाता है. नाउ वी मे शो द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन द फोटोसिंथेसिस बाय फॉलोइंग इक्वेशन. तो ये जो आपका इक्वेशन है वो आपका हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बनने का प्रोसेस है. इट्स मीन ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, जो कि है 6CO2 + 12H2O गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में. और वहाँ पे क्या बनेगा, सनलाइट की वजह से क्या होगा, क्लोरोफिल बनेगा. और ये C6H12O6 क्या है, हमारा ग्लूकोज. क्या बना रहे हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए हम लोग क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं. और प्लस 6O2 इट्स मीन 6 यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और 6H2O 6 वाटर मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं. तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हेयर वन एक्टिविटी इज देयर, वी वुड रिक्वायर अ रियोलीफ और एल्गी. इट्स मीन हम लोग को कोई रियोलीफ चाहिए, नहीं तो एल्गी, काई चाहिए, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, निडल चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए. वी वुड हैव टू टेक आउट द थिन लेयर ऑफ आइदर द अपर और लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. हम लोग क्या करेंगे, उस लीफ का पतला सा लेयर काटेंगे, या तो अपर सरफेस या तो लोअर सरफेस. और
टीयरिंग द लीफ विथ अ जर्क, और उसके लीफ को पतला सा एक स्लाइड काट के रखेंगे और फिर उसको एक स्लाइड के ऊपर रखेंगे, फोकस ओवर द स्टोमाटा, और माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग स्टोमाटा को सर्च करेंगे, स्टोमाटा को देखेंगे। तो स्टोमाटा क्या है? ओपनिंग, मतलब इट्स मीन पोर है, एक छेद है पत्तियों का, जिसके थ्रू पत्तियां क्या करती हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस कर पाती हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाता है। जैसे हमारे बॉडी में पोर्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग ये स्वेटिंग हो पाता है ना, हम लोग पसीना निकल पाता है, उसी टाइप से क्लोरोप्लास्ट के थ्रू भी पत्तियां यही करती हैं। वो पत्तियां ये जो देखिए आपको जैसे दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन प्लांट है, ये जो ग्रीन ग्रीन है, ये हमारा क्या ग्रीन स्ट्रक्चर क्या है? ये पूरा पूरा गोल सा जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, ओपनिंग ऑफ द लीफ। और क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या है? ये ग्रीन ग्रीन ये जो एरिया है, ए टाइप ऑफ सीड, वो पूरा पूरा क्लोरोप्लास्ट है, और उसमें जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर है यही हमारा क्लोरोफिल कहलाता है। अंडरस्टूड? इट्स मीन स्टोमाटा, inside the stomata there is a chloroplast. Inside the chloroplast, circular green particles are known as green structure parts are known as chlorophyll. ओके, फिर यहाँ पे हमारा क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग हायर मैग्निफिकेशन से माइक्रोस्कोप से जब ऑब्जर्व करेंगे तो एस्टोमाटल ग्वाड सेल दिखेगा, ठीक है। सेवरल ग्रीन स्ट्रक्चर भी दिखेगा और वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी दिखेगा। तो क्लोरोप्लास्ट, टू ऑब्जर्व क्लोरोप्लास्ट इन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए वी वुड नीड अ नीडल टू सेपरेट आउट स्टैंड्स ऑफ एल्गी। इट्स मीन वो स्टैंड्स को हम लोग को अलग करने के लिए निडल चाहिए, ताकि हम लोग क्या करेंगे? उसके स्टैंड्स, एल्गी प्लांट के स्टैंड्स को अलग अलग करेंगे, तो जाके हम लोग को क्लोरोप्लास्ट उसमें शो कर पाएगा, दिख पाएगा। अब बोल रहे हैं फाइनस स्टैंड ले लो, उसके बाद क्या करो? प्रिपेयर अ स्लाइड, ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। एकदम पतला सा, इट्स मीन पत्ती की एकदम पतली सी लेयर लेनी है, एकदम पतली जो ट्रांसपेरेंट हो, उसको फिर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग स्लाइड पे रख के ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर, तो हम लोग को क्लोरोप्लास्ट क्लियरली शो करेगा। अब यहाँ पे जो ग्रीन स्ट्रक्चर इन द स्टैंड्स है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अब ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट सब्सटेंस डू प्लांट रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या सब्सटेंस चाहिए? तो ये आपका होमवर्क है। ऐसे तो आप फोटोसिंथेसिस देखते हुए, ये फॉर्मूला देखते हुए आप बता सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O वाटर चाहिए, क्लोरोफिल सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये 3-4 चीज़ें चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू दीज सब्सटेंस रीच द क्लोरोप्लास्ट। ये सारे सब्सटेंस जो है कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये सारे क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचने के लिए अब कैसे पहुंचते हैं? तो अब हम लोग ये जानेंगे कि कैसे इसमें क्लोरोप्लास्ट तक कैसे पहुंच रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, हेयर वन टॉपिक इज देयर, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर ट्वाइस द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के ट्वाइस मतलब 2 गुना साइज का होता है क्लोरोप्लास्ट। देयर स्ट्रक्चर इनक्लोज्ड इन अ डबल मेम्ब्रेन, और ये जो स्ट्रक्चर होता है डबल मेम्ब्रेन में क्लोज रहते हैं, मतलब एक सतह में, 2 सतह में ये कवर्ड रहते हैं, ठीक है। ए टाइप ऑफ कवर। ओके, यहाँ पे थर्ड मेम्ब्रेन दैट फोल्ड इनटू स्टैक ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर एज अ थाइलाकॉइड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे स्टैक मतलब जैसे गोटियाँ रखी रहती है ना एक के ऊपर एक एक, वैसे है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? थाइलाकॉइड। ये जैसे कॉइन्स रखे हुए ना येलो वाले, ये सारे क्या कहलाएंगे? थाइलाकॉइड। ये स्ट्रक्चर का नाम है थाइलाकॉइड। द स्टैक्स ऑफ सैक आर कॉल्ड ग्रेना, और ये जो सिंगल ये पूरे पूरे को क्या बोले? थाइलाकॉइड, और उसमें जो छोटे छोटे सैक्स है उसको क्या बोल रहे हैं? ग्रेना। एंड द फ्लूइड अराउंड द दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और डॉट 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 जो येलो नहीं क्रीमिश एरिया है ना,
वो हमारा क्या है, फ्लूइड है, उसमें एक लिक्विड है, उस लिक्विड को क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। तो यहाँ पे हम लोग किसका पिक्चर देखें, क्लोरोप्लास्ट का। यहाँ पे 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे वो फर्स्ट टाइम शो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन विच फोटोसिंथेसिस पिगमेंट क्लोरोफिल वाज प्रेजेंट। फर्स्ट टाइम 19th सेंचुरी में उन्होंने बताया, उन्होंने देखा कि क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है उसमें ग्रीन कलर का, माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा। ही कुड नॉट आइसोलेट क्लोरोप्लास्ट बट could further suggest that starch granules are formed in a green leaves as a result of photosynthesis। उन्होंने क्लियरली नहीं बताया था कि क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, पर उन्होंने ये बताया था कि ग्रीन लीव्स के अंदर में एक स्टार्च टाइप का कुछ लिक्विड होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के वजह से आता है। ठीक है, लिक्विड सा कुछ होता है। उन्होंने पूरा एग्जैक्ट इसका नाम उनको नहीं पता था, तब तक वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया था 19th सेंचुरी तक। इट वॉज लेटर ऑब्जर्व दैट लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन अ ग्रेना। तो उसके बाद क्या पता चला कि फोटोसिंथेसिस की वजह से लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है किसके अंदर, ग्रेना के वजह, ग्रेना के अंदर। ये जो आपके कॉइन्स की तरह येलोइश है ना, उनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और वहाँ से ऑक्सीजन निकलती है और वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है। जैसे कि फॉर्मूला हम लोग देखे हैं 6CO2 + H2O। तो H2O इज़ वाटर, वाटर का ब्रेक डाउन होता है और वाटर ब्रेक डाउन होके क्या बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन में रिलीज होता है। तो ये प्रोसेस हमारा कहाँ पे होता है, ग्रेना के अंदर। ग्रेना किस में है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर में है। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगेन मैं बता रही हूँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर दो चीज़ें हैं, एक ग्रेना है, एक स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा लिक्विड है, फ्लूइड है, और ग्रेना जो है स्टैक्स, ये जो कॉइन्स टाइप से है ना, वो स्टैक्स में जो है सैक, उसको कहते हैं ग्रेना। ओके, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि द रिएक्शन दैट लीड टू सिंथेसाइज ऑफ कार्बन कंपाउंड अकर इन स्ट्रोमा एंड डिड नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इट्स मीन ग्रेना में हम लोग को लाइट की ज़रूरत पड़ती है सारे प्रोसेसेस कम सिंथेसाइज करने के लिए, प्रोसेसेस कंप्लीट करने के लिए, पर स्ट्रोमा में लाइट के प्रेजेंस की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। आफ्टर फ्रॉम शुगर, अपार्ट फ्रॉम शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड अदर कंपोनेंट्स आर सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में और क्या क्या सिंथेसाइज होती हैं, शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, और भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, वो सारे भी यहीं पे सिंथेसाइज होती हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम ऑफ प्लांट। क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इम्यून सिस्टम ऑफ प्लांट के लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए। कौन किस पे डिपेंड करता है, क्लोरोप्लास्ट पे डिपेंड करते हैं। हम लोग 9th में पढ़े थे, क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑर्गेनेल्स फॉर्म बाय एंडोसाइम्बायोसिस। ठीक है, ये चीज़ हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। दिस कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सेल, ये सेल के थ्रू मैन्युफैक्चर नहीं होता है। रेदर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दीज पास ऑन फ्रॉम one generation to other, one generation of the cell to the other, ensuring their development in each further generation। ये क्या होता है, जेनेटिक होता है। हर एक सेल जो होता है, हम लोग जैसे वो पुराने सेल के जनरेशन के थ्रू उसमें डेवलपमेंट और जनरेशन के डेवलपमेंट होता रहता है। द सीड्स ऑफ प्लांट हैव जेनेटिक मटेरियल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो मतलब जो भी प्लांट हम लोग सपोज करो कोई भी प्लांट का सीड लगाते हैं, उसी सीड से कोई प्लांट होता है, तो ये हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या, जेनेटिक मटेरियल ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। कौन, सीड्स, जो भी सीड्स हैं उसमें जीन्स है ना। इट्स मीन अगर हम सपोज करो कोई सब्जी का प्लांट लगा रहे हैं, करेला लगा रहे हैं, तो हमको भिंडी तो नहीं मिल सकती, क्यों, क्योंकि करेला जो है वो करेला उगाएगा, उसके अंदर करेले का जीन्स है, दैट्स वाई। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। तो स्ट्रक्चर क्या है,
किसका, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट का, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर और वो क्या काम करता है, फंक्शन कैसे करता है, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो हम लोग ये देखेंगे कि वी स्टडीड दैट सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस एंड देयर प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द बॉडी इन द एलोंगेटेड सिस्टम ऑफ अ ट्यूब फिल्ड विथ फ्लूइड। हम लोग ये देखें कि जितनी भी हमारी बॉडी में हमारे क्या सब्सटेंस जो भी चाहिए होती है वो हमारे एक ट्यूब के थ्रू पास ऑन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में। और बॉडी क्या होती है, एलोंगेटेड सिस्टम ऑफ ट्यूब, मतलब इट्स मीन लंबी सी एक सिस्टम, नीचे से ऊपर तक की एलोंगेटेड रहती है, लंबी रहती है, ठीक है। और उसमें क्या फील्ड रहता है, क्या भरा हुआ रहता है, फ्लूइड, ए टाइप ऑफ लिक्विड रहती है। तो प्लांट में भी ऐसे ही होता है, एलोंगेटेड सिस्टम ऑफ ट्यूब ही होता है जो कि हमारा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। वी हैव स्टडीड अबाउट द वस्कुलर टिश्यू। हम लोग वस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़े हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कि लास्ट ईयर 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं इस बारे में, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोग को ओवरव्यू दे दूं, जाइलम क्या होता है, हमारा जो वाटर और मिनरल सॉल्ट को हमारे ये प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, उसको हम लोग जाइलम कहते हैं। जाइलम जो होता है वो वन साइड प्रोसेस है, मैट्स मीन वो नीचे से ऊपर ही तक प्रोसेस वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, ये नहीं कि ऊपर से नीचे आएगा। इट्स मीन रूट से पूरे सूट सिस्टम, फ्लावर्स, लीव्स, ये सब में जाएगा, ऊपर से पानी नीचे नहीं आती है, ठीक है। तो जाइलम वन साइड प्रोसेस है। और फ्लोएम क्या है, फ्लोएम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे फूड हो गया, अदर प्रोडक्ट्स हो गए, वाटर और मिनरल्स छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं प्लांट को चाहिए, वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम जो होता है टेक्स प्लेस ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड्स में फ्लोएम का वर्क होता है, मतलब वो नीचे से ऊपर भी जाता है, ऊपर से नीचे भी जाता है, ये 2 डायरेक्शनल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं आपको, हम लोग ये लास्ट ईयर पढ़ चुके थे। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज में बी ऑब्जर्व्ड इन सेवरल प्लांट्स। ये हमारा क्या है, ये जो पैटर्न देख रहे हो आप वस्कुलर टिश्यू का, रूट का और स्टेम का, ये आपको और बाकी प्लेसेस में भी, मतलब बाकी प्लांट्सों में भी ऐसे ही रहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स यूजुअली हैव पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। जो प्लांट्स फ्लावर्स शो करते हैं, इट्स मीन फ्लावर्स होते हैं, उसमें ये फिगर 15.8 है ना, वैसे पिक्चर शो करता है, ऐसे ही अरेंजमेंट होती है। वी यूजुअली फाइंड वस्कुलर टिश्यूज लोकेटेड centrally in the root, while in the stem they are usually located toward the periphery। तो क्या बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे यूजुअली देखते हैं कि वस्कुलर टिश्यू जो होता है सेंटर में होता है, मतलब रूट के सेंटर में होता है, पर जो स्टेम दे आर यूजुअली लोकेटेड इन टूवर्ड द पेरीपेरी। स्टेम्स जो होता है वो क्या होता है, इधर उधर पूरा फैला रहता है, ठीक है। रूट क्या होता है, सेंटर होता है रूट में, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो ना, ये क्या है, नीचे वाले 2 जो है वो रूट के हैं। तो रूट में क्या होता है, हम लोगों को रूट में सेंटर में हमारा सेंट्राइज रहता है, सेंट्रलाइज रहता है। और स्टेम जो होते हैं ऊपर के जो 2 हैं, स्टेम्स जो होता है पेरीफेरी हो रहता है, फैला हुआ रहता है, या फिर गोल सर्कुलर वे में रहता है, कोई उसका एग्जैक्ट प्लेस नहीं है, ठीक है। पर रूट जो होते हैं सेंट्रलाइज होते हैं, सेंटर में ही होते हैं रूट लोकेटेड, ठीक है। दे आर यूजुअली फाउंड इन अरेंज्ड इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन अ डाइकोटाइलडेनस फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। हमेशा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रहता है। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर से क्या हो रहा है, चारों ओर क्या हो रहे हैं, चीज़ें फैली हुई हैं, मतलब एक ही सेंटर से 2-3 सर्कल अगर बनी हुई है उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, डाइकोटाइलडन, ठीक है। और जो चीज़ें क्या सेंट्रलाइज नहीं रहती हैं, सेंट्रलाइज अगर हैं भी तो वो क्या है, चीज़ें बिखरी हुई हैं, ठीक है, उसको मोनोकोटाइलडोन कहते हैं,
ठीक है। These are usually found in the concentric circle, that is dichroidal, and we found vascular tissue scattered, बिखरे रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकोटाइलडनस। ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम स्टेम एंड रूट वेस्कुलर सिस्टम आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट लाइक द फ्लावर लीफ। हम लोग क्या वेस्कुलर टिश्यूज रूट और स्टेम के अलावा और भी फ्लावर प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्लावर हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया। सेवरल सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस हैं, जैसे कि सॉल्ट है, नाइट्रोजन कंपाउंड है, डिजॉल्व इन वाटर, आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स बॉडी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे सब्सटेंस हैं, जैसे कि सॉल्ट है, नाइट्रोजन है, ये सारे वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और जाइलम के थ्रू प्लांट्स के सारे पार्ट्स में फैल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम इन सेवरल वेज। जाइलम के थ्रू सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बहुत सारे वेज हैं उसको सेंड करने के लिए। द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ सोइल being greater than in a root cell allow diffusion of water into the root cells and to the xylem। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने भी पानी हमारा सॉइल में जाता है वहाँ पे हमारा क्या रूट सेल्स डिफ्यूज़न अलाउ करता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पानी ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स में पहुँच पाती है। ट्रांसपिरेशन लॉस ड्यू टू transpiration loss due to movement of water out of the stomata generates vacuum in the xylem tube reaching the stomata। ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन इट्स मीन प्लांट्स की पत्तियों से पानी निकलना, दैट इज कॉल्ड, और वो फिर वेपर बन के उड़ जाता है लाइट पड़ने की वजह से, सनलाइट पड़ने की वजह से, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है ट्रांसपिरेशन लॉस होता है, कब, मूवमेंट ऑफ वाटर के वजह से, जब स्टोमाटा, तो उसके वजह से क्या होता है, स्टोमाटा में वैक्यूम जनरेट हो जाता है, उसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ये दिस फैसिलिटेट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम। ये क्या करता है, जैसे कि बताया ही मैं पहले, जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है। प्लांट्स में जो भी हम लोग वाटर डालते हैं वो क्या करता है, प्लांट को सारे वाटर्स को लेके नीचे से ऊपर की ओर जाता है, अपवर्ड मूवमेंट शो करता है जाइलम। ठीक है, दिस हेल्प इन लिफ्टिंग वाटर टू ग्रेट डिस्टेंस इन प्लांट्स। और इसके वजह से क्या होता है, प्लांट में पानी नीचे से ऊपर तक जाती है, पूरे प्लांट्स में, प्लांट की एक एक पार्ट में पानी फैल पाता है, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। जितने भी मोस्ट ऑफ द सेल जो होते हैं फ्लोएम के, वो लिविंग सेल होते हैं, मतलब फ्लोएम के जितने भी सेल्स होते हैं मोस्टली वो लिविंग सेल होते हैं। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि सर्टेन हम लोग फ्लोएम है तो फ्लोएम क्या फैलाए, ट्रांसपोर्ट करेगा, शुगर, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ों को फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा। इज़ ऑफन मेडिटेटेड बाय दीज सेल ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ एनर्जी। और जब फ्लोएम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा क्या चीज़ों का, शुगर को, अमीनो एसिड को, तो उसमें से कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, एनर्जी भी एक्सपेंस होगा, खर्च होगा। ठीक है, ऑफन व्हेन फ्लो इज टुवर्ड ग्रेविटी इट हार्डली रिक्वायर्स एनी एनर्जी। जैसे कि नीचे से ऊपर अगर फ्लोएम तो दो साइड के डायरेक्शन, नीचे से ऊपर भी जाएगा, ऊपर से नीचे भी अमीनो एसिड और शुगर को सेंड करेगा। तो जब नीचे से ऊपर जाता है फ्लोएम में कोई भी चीज़ें, अमीनो एसिड या शुगर, तब उसमें एनर्जी की एक्सपेंसेस होती है, इट्स मीन एनर्जी खर्च होता है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहा है। पर ऊपर से जब चीज़ें नीचे आ रही होती हैं, इट्स मीन सपोज मान लो लीफ से रूट तक आ रही है, तो वहाँ पे एनर्जी ग्रेविटी की वजह से वहाँ पे बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होती है, यूज़ होती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिमूवल ऑफ वेस्ट इन प्लांट। मतलब प्लांट्स में रिमूवल कैसे हो सकता है वेस्ट का। जितने भी सब्सटेंस हैं प्लांट में, वो प्लांट में जितनी भी सब्सटेंस आती है प्लांट सबको यूटिलाइज कर लेता है, मोस्ट ऑफ द चीज़ों को यूटिलाइज ही कर लेता है, वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा वेस्ट नहीं करता है। पर उसमें वेस्ट प्रोसेस
यूज्ड इन अदर, द वेस्ट ऑफ वन प्रोसेस बीइंग यूज्ड इन अदर, वो एक वेस्ट को दूसरे प्रोसेस में यूज़ कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल दें, CO2 होता है, हम लोग वेस्ट करते हैं ना, CO2 हम लोग रिलीज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, जो भी एनर्जी एनिमल्स से हम लोग या फिर प्लांट्स एनिमल से या फिर ह्यूमन बीइंग CO2 रिलीज़ करते हैं, प्लांट उसको यूज़ कर लेता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में डे टाइम में, और प्लांट बॉडी ओनली एक्स और CO2 क्या करते हैं, प्लांट बॉडी क्या करता है, रात में ही एक्सपेल्ड करता है, ठीक है। CO2 को डे टाइम में वो यूज़ कर लेता है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक्सेस ऑफ O2 produced during the daytime is expelled from the plant body, but और वहाँ से क्या निकालता है, जैसे हम लोग ये चीज़ जानते हैं ना कि O2 हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो हमारा रिलीज़ किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ कर लेते हैं, और वो बदले में हम लोग को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या है, मेनली प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, मतलब पत्तियों से जो पानी निकल रहा है या वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, वो एवापोरेशन के थ्रू क्या हो जा रहा है, एवापोरेशन के थ्रू वो हमारा सनलाइट के थ्रू वो क्या हो जा रहा है, एवापोरेट हो जा रहा है। ट्रांसपिरेशन कॉज लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, और कुछ सॉल्ट्स भी लॉस हो रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट से, ठीक है। तो मोस्ट कार्बन कंपाउंड दैट आर वेस्ट आर यूजुअली स्टोर्ड अवे इन अ डेड टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी। अब देखो ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, लॉस ऑफ सॉल्ट हो रहा है, उसमें से प्लांट में से पानी वेस्ट निकल जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, और सॉल्ट भी हो जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड जो होते हैं जो बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं, वो भी डेड टिश्यू के फॉर्म में प्लांट के बॉडी से निकल जाते हैं। जैसे कि कुछ मौसम ऐसा आता है जिसमें पत्तियां झड़ती हैं पेड़ से, जिसको पतझड़ बोलते हैं, तो पत्तियां झड़ रही हैं, इट्स मीन पत्तियां झड़ गई, फ्लावर भी झड़ गया। फ्लावर जैसे एक दिन खिला खिला रहता है, दूसरे दिन मुरझा के गिर जाता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके छाल, बार्क, मतलब उनकी जो परत होती है वो भी उखड़ती है। जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, हम लोग मसाले खाते हैं, दालचीनी, दालचीनी जो होता है किसी भी किसी दालचीनी के पेड़ का वो बार्क होता है, ठीक है, एक सतह होती है, एक परत होती है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये सारे रिमूवल जो होते हैं वेस्ट प्लांट के, वो हमारे ट्रांसपिरेशन में हमारा लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ वाटर और सॉल्ट होता है, उसकी वजह से यहाँ पे उसकी वजह से डेड टिश्यूज़ निकलती हैं प्लांट्स की। जैसे कि डेड टिश्यूज़ में क्या हो सकते हैं, लीव्स हो सकती है, फ्लावर्स हो सकती है, बार्क हो सकती है। टाइम टू टाइम ये सब क्या होती हैं, रिमूव होते रहते हैं प्लांट से या फिर ट्रीज से। सर्टेन सॉल्ट्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन डेड टिश्यूज़, पर ये जो डेड टिश्यूज़ हैं जैसे पत्तियाँ हो गई, फ्लावर्स हो गए, उनमें ना सॉल्ट्स भी स्टोर्ड रहते हैं, सॉल्ट भी रहता है, बस वाटर नहीं रहते हैं, सॉल्ट्स भी रहते हैं। दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन सेल वैक्यूल, और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, सेल वैक्यूल के अंदर में। देयर आर ऑफन एक्सपेल्ड आउट ऑफ द प्लांट बॉडी, और उनमें से सेल में से, हमारे प्लांट बॉडी में से हमारा क्या आए दिन सेल वैक्यूल निकलता रहता है। इन वाटर प्लांट्स, जैसे कि वाटर लिली, लोटस, इन वाटर प्लांट दे आर डायरेक्टली रिलीज इन द वाटर, और जितने भी वेस्ट वाटर प्लांट्स के होते हैं वो डायरेक्टली सारे वेस्ट को कहाँ रिलीज़ करते हैं, वाटर के अंदर में। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, सो आप इसको एक बार फिर से पढ़िएगा और वीडियो को फिर से देखिएगा। हैव अ गुड डे टू ऑल।